आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। So the very first thing that we are going to talk about is Thomas Jefferson and Louisiana Purchase. Basically आज का हमारा जो टॉपिक है that is about Thomas Jefferson. Thomas Jefferson की जो डेमोक्रेसी है, why it is very famous, क्यों वो फेमस है डेमोक्रेसी, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, क्या उसकी प्रेसिडेंसी के मेन ऐसे फीचर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा सराहा जाता है, और लुजियाना परचेज कैसे हुआ, लुजियाना परचेज करना क्यों जरूरी था, क्या हर्डल्स थे लुजियाना परचेज में, और फिर उसके बाद जब लुजियाना परचेज हो गया तो उसके क्या पॉलिटिकल बेनिफिट्स आए और क्या ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो सामने आए। आपको लुजियाना परचेज के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, आपको इस पूरे टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, और आपको थॉमस जेफरसन की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो काइंडली ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा इस टॉपिक को पढ़ते हुए, ठीक है जी। ओके, थैंक यू अर्शिया। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। बेसिकली आपको पता है कि जो फेडरलिस्ट ईरा है वो आपका 1798 से 1801 तक चलता है, ठीक है जी। थॉमस जेफरसन जो हैं वो सॉरी जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं हु वाज फेडरलिस्ट। और उसके बाद जो अमेरिका है वहां पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट का आगाज होता है, जो कांग्रेस मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट था, डिपार्टमेंट ऑफ वार था जो हेनरी नॉक्स के पास था, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी था जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन के पास था, एंड आई डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पर्सन विद यू। अच्छा, अब उसके बाद 1801 में क्या होता है, इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं, और मुकाबला किसके बीच में होता है या कंटेस्ट कौन कौन कर रहा है। एक तरफ है थॉमस जेफरसन जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और दूसरी तरफ हैं जॉन एडम्स। ठीक है जी, जॉन एडम्स का टेन्योर खत्म हो जाता है, बेसिकली कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस जो है थॉमस जेफरसन। और थॉमस जेफरसन से पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो जो सेकंड प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका के बने थे जॉन एडम्स, ठीक है। और जॉन एडम्स जो हैं वो 1801 में जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और 1801 के बाद सिचुएशंस टोटली चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और जो फेडरलिस्ट इरा है टोटली उसको फॉल उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि 1798 से 1801 तक सिर्फ फेडरलिस्ट रहते हैं, और उसके बाद 1801 के बाद जो है वो थॉमस जेफरसन जो है ही बिकम्स द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी एरॉन बार। तो थर्ड प्रेसिडेंट हैं जी थॉमस जेफरसन, और इन्होंने किसको डिफीट किया, जॉन एडम्स को, हु वाज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ से ही जो फेडरलिस्ट का दौर है वो खत्म हो जाता है, एंड नाउ द इरा ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स इज इन, एज यू पीपल नो that under New Jersey plan, Thomas Jefferson was heading that plan, and they were basically anti-federalists, or you can say against federalists. So this is how we are supposed to introduce Thomas Jefferson. Now we are supposed to talk about democracy of Thomas Jefferson. If I talk about the democracy of Thomas Jefferson, then it would not be a wrong approach to say that Thomas Jefferson is known for his democracy. पेपर के अंदर 2022 में क्वेश्चन आया था कि जेफरसोनियन और जैक्सोनियन डेमोक्रेसी का कंपैरिजन करना है, आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो यू कैन मेक दैट कंपैरिजन ओनली when you have read about Thomas Jefferson's presidency and democratic features of his presidency in detail. तो आज आप लोग जेफरसन की डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स पढ़ लेंगे, एंड हमारा टॉपिक नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, कमिंग टाइम्स में हमारा टॉपिक आएगा एंड्रयू जैक्सन का, जिसमें मैंने आपको फिर एंड्रयू जैक्सन के डेमोक्रेसी के फीचर्स बताने हैं। तो फिर उस तरह से आप जो है वो दोनों का कंपैरिजन बना सकेंगे, ठीक है जी। प्रॉपर ये टॉपिक भी मैंने आपको करवाना है, जेफरसोनियन वर्सेस जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। ओके जी, सो डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे थे तो जेफरसन इज नोन फॉर हिज डेमोक्रेसी, और इनको एक टाइटल दिया गया था थॉरो डेमोक्रेट का। थॉरो डेमोक्रेट का टाइटल जो है वो किसको दिया गया था,
थॉमस जेफरसन को, और ये टाइटल थॉमस जेफरसन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट को दिया गया है, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो थॉरो डेमोक्रेट वाला पॉइंट है, तो काइंडली इसको आप लोग जो है वो जहन में रखिएगा। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेफरसोनियन डेमोक्रेसी या जेफरसोनियन प्रेसिडेंसी। जेफरसन की प्रेसिडेंसी के अगर हम सेलिएंट फीचर्स की बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आती है, दैट इज ईरा ऑफ पीस एंड इकोनॉमी। जो जेफरसन का दौर है, दैट इज बेसिकली एन ईरा ऑफ पीस एंड इकोनॉमी। अमेरिका के अंदर एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता था। अमेरिका के अंदर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो इकोनॉमिकली अमेरिका जो है वो फ्लरिश कर रहा था। सबसे पहली चीज अगर हम सेलिएंट फीचर्स में देखें, तो दैट इज कॉमन मैन। Thomas Jefferson himself was a common man. Thomas Jefferson was not from an aristocratic class, as you people know that he was anti-federalist and he belonged to a class of peasants. He belonged to peasantry class. He belonged to agrarian class, and he talked about the rights of common man. This was the very reason that in New Jersey plan, he talked about the rights on equal basis एंड इक्वालिटी की बेस पर जो है वो वोटिंग राइट्स जो हैं वो दिए जाएं, और हर किसी को प्रॉपर्टी रखने का हक हो। वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को न्यू जर्सी प्लान के पढ़ाए में है। तो यहाँ से आप इस पर जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ही टॉक्ड अबाउट कॉमन मैन। सो जेफरसन टॉक्ड अबाउट कॉमन मैन सिंस ही वाज फ्रॉम कॉमन एग्रेरियन बैकग्राउंड एंड ही केयर्ड फॉर कॉमन मैन। देन कम्स लैप्स ऑफ एक्ट्स। अगर हम लैप्स ऑफ एक्ट्स की बात करें, तो आपको मैंने अभी कल एलियन सेडिशन एक्ट जो है वो पढ़ाया था, और मैंने आपको उसकी डिटेल बताई थी कि वो बेसिकली क्यों पास किया गया था, और एलियन सेडिशन एक्ट बेसिकली था क्या। तो अगर आपको ये याद होगा, तो अब आपको मैंने कल बल्कि ये बात भी बताई थी कि कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे थॉमस जेफरसन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि थॉमस जेफरसन ने आकर इसको रिमूव कर दिया था। सो ही वर्कड ऑन लैप्स ऑफ एक्ट्स, इसने इस चीज के ऊपर काम किया। ही रिपील्ड एलियन सेडिशन एक्ट्स एंड द टेन्योर ऑफ नेशनैलिटी चेंज्ड फ्रॉम 14 to 2 to 4 years। आपको याद है कि नेशनैलिटी का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया था अंडर एलियन सेडिशन एक्ट बाय, बिकॉज जो नॉन अमेरिकन थे उनको अमेरिका से निकालने के लिए और उस चीज को स्टेबल करने के लिए, और फ्रांस से जो खतरा था उससे बचने के लिए एलियन सेडिशन एक्ट्स पास किए गए थे, और एलियन सेडिशन एक्ट को थॉमस जेफरसन ने आकर खत्म कर दिया था, और जो नेशनैलिटी का टेन्योर है उसको 14 ईयर्स से खत्म करके 2 से 4 साल पर ले आए थे। अब आ जाता है हमारे पास रूरल डेमोक्रेसी का पॉइंट। देखें, ही बिलीव्ड इन एग्रेरियन डेमोक्रेसी। मैंने आपको पहले बताया है कि वो एग्रेरियन बैकग्राउंड पर ज्यादा से था, चूंकि इसलिए वो एग्रेरियन डेमोक्रेसी या एग्रेरियन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, बिकॉज ही वाज ऑफ द व्यू कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका एग्रेरियन बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो थॉमस जेफरसन जो हैं वो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर उनका फोकस नहीं था। ही वाज फोकसिंग ऑन एग्रेरियन बैकग्राउंड एंड एग्रेरियन डेमोक्रेसी, सो जिसको आप रूरल डेमोक्रेसी का नाम भी देते हैं। और यहाँ पर इनकी ये कोटेशन बहुत फेमस है कि वो कहते थे, दोज हु वर्क ऑन अर्थ आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, के जो जमीन पे काम करते हैं, मतलब ये काश्तकारों के बारे में बात हो रही है, ये फार्मर्स के बारे में बात हो रही है। एंड थॉमस जेफरसन इज सेइंग दोज हु वर्क ऑन अर्थ आर द चॉजन पीपल ऑफ गॉड, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं जो लोग जमीन में काम करते हैं, जो किसान हैं, बेसिकली जो पीजेंट्री क्लास है, ये अल्लाह ताला के जो है मुंतखब करदा लोग हैं। ही हिमसेल्फ वाज फ्रॉम एन एग्रेरियन बैकग्राउंड। मैंने आपको पहले बताया है कि थॉमस जेफरसन जो थे वो खुद भी एक एग्रेरियन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। एटीट्यूड टुवर्ड स्लेव्स इज अनदर सेलिएंट फीचर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। He had soft corner for slaves,
ही वॉज सन ऑफ अ स्लेव हिमसेल्फ, वो खुद एक गुलाम के बेटे थे, और इसलिए उनके उनके दिल में स्लेव्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो एग्जिस्ट करता था। आपको मैंने जब एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने आपको लास्ट जो पॉइंट करवाया था उसमें हमने ये बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि जो लोग डर के हार्श पनिशमेंट्स जो यूरोप में दी जा रही थी, और यूरोप के अंदर एक क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ था, उससे बचने के लिए कुछ लोग जो है वो कश्तियों में सवार होकर जो है पनाह लेकर अमेरिका की तरफ रवाना होते जा रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या मैंने आपको समझाई थी बात कि उन लोगों को स्लेव्स बना लिया जाता था, उनकी मजबूरी को देखते हुए उन्हें स्लेव बना लिया जाता था, और जब वो स्लेव्स बन जाते थे तो उसके बाद उनको अमेरिका के अंदर ले जाकर सेल कर दिया जाता था, और फिर वो उनके मालिक उनसे जितना मर्जी काम ले सकते थे। तो यहाँ से स्लेवरी का कल्चर जो है वो आगाज उसका हो जाता है। और इस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो स्लेव्स के लिए थॉमस जेफरसन के दिल में मौजूद था। क्यों मौजूद था? बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज सन ऑफ अ स्लेव, वो खुद एक गुलाम के बेटे थे, इसीलिए। और यहाँ पर एक सार्केज्म मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको एक आयरनी बता सकती हूँ कि थॉमस जेफरसन चूंकि गुलामों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे स्लेव्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली थॉमस जेफरसन डिड नॉट डू एनीथिंग सॉलिड फॉर द लिबरेशन ऑफ स्लेव्स, और या इंडिपेंडेंस ऑफ स्लेव्स, इनके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया था। ओके जी, नाउ कम्स अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिपब्लिकनिज्म। रिपब्लिकनिज्म जो है ये इनका एक और फीचर है इनकी डेमोक्रेसी का, सिंस ही वाज फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन बैकग्राउंड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन बैकग्राउंड, तो वहां की वजह से उनके अंदर एक रिपब्लिकनिज्म जो है उसकी वेव एग्जिस्ट करती थी। एंड ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ शोज, he was not in favor of cake cutting ceremonies by the president and Mr. President and Miss President. So he was all okay. He was not in favor of all these things. Okay. Then comes simplicity and economy. Thomas Jefferson का जो time period है, it is basically बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी। एक बहुत ही सादा दौर वो चल रहा था जिस टाइम पर थॉमस जेफरसन एज अ प्रेसिडेंट सामने आए। ही वॉज इन फेवर ऑफ सिंप्लिसिटी, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिंप्लिसिटी की फेवर में थे। हिज इरा वॉज फेमस फॉर सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी। वी टॉक्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि उनका इरा जो है वो सिंप्लिसिटी और इकोनॉमी पर बेस करता था। ऑल द पॉलिसीज अंडर थॉमस जेफरसन वर सिंप्लीफाइड। अच्छा, जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई थी थॉमस जेफरसन के अंडर, उन सबको सिंप्लीफाई करके पेश किया जाता था। एंड ही ऑर्डर्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स टू फ्रेम सिंपल पॉलिसीज दैट कुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। उन्होंने अपने जितने भी मुशीर थे खास उनको बताया कि आपने जो पॉलिसीज बनानी है वो इतनी ही ज्यादा क्लोज बनानी है, इतनी ही ज्यादा इजी बनानी है कि इवन अ ले मैन could understand what has been actually written, or what are the ongoing projects and what are the expected outcomes of those projects, ये एक आम आवाम को भी पता हो। चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन क्यों हमें नहीं पता होता? क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल ड्राफ्ट किए जाते हैं, उनकी वर्डिंग उनका सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दे आर केप्ट इन सीक्रेसी, और उसी सीक्रेसी की वजह से जो है ये सारा सिचुएशन जो है वो खराब होता है। अच्छा, उसके बाद लेसिस फेयर पर आ जाते हैं। लेसिस फेयर मैंने आपको कल भी ये टर्म समझाई थी कि इसका क्या मतलब होता है। ये इम्पार्शियलिटी है, बेसिकली ये है इनडिफरेंस टू ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। जो भी चीजें चल रही हैं आप उनसे लाताल्लुकी का इजहार करें, और आपका कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये टर्म जो है वो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है। सो जेफरसन पास डेमोक्रेटिक वॉज डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। जेफरसन जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ लेसिस फेयर, वो लेकिन वो लेसिस फेयर की फेवर में थे। ही बिलीव्ड इन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक अफेयर्स। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो कभी भी मुल्की मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। जिस तरह आपको पता है कि हुकूमतें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं हर तरह के सेक्टर्स में, हर तरह की डेवलपमेंट्स में, तो लेसिस फेयर का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया
ताकि जो छोटी स्टेट्स भी हैं वो भी बड़े आराम से अपना सारा प्रोसेस जो है उसको कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट अवर पॉइंट इज, अच्छा आप लोगों का ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है थॉमस जेफरसन का, और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेफरसोनियन डेमोक्रेसी। इनका टाइम पीरियड बहुत कम रहता है, इस वजह से हम इनको एज सच उतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, but you can say that Jeffersonian tenure was the turning point, or you can say one of the turning points in the overall American history. अच्छा जी, नाउ कम्स अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट, मैंने इनको एक ही स्लाइड में बना लिया है, लेकिन ये दो स्लाइड्स आपकी बनती हैं, लेकिन मैंने इनको एक में ही सम अप कर दिया है ताकि आप लोग बड़े आराम से जब भी खोलें तो आपको एक दूसरे के राइट्स नजर आ सकें। लुजियाना परचेज की जब हम बात करते हैं तो लुजियाना परचेज जो है इट वाज बेसिकली हैपेंड इन 1803। लुजियाना परचेज 1803 में होता है, और ये आप लोगों के लिए मैप एक शेयर किया है मैंने लुजियाना परचेज का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितनी बड़ी टेरिटरी आपको नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है, ये लुजियाना है। और लुजियाना बेसिकली वेस्ट वाली साइड पर एग्जिस्ट करता था, जिसलिए इसको वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन में काउंट किया जाता है। जब आप वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन का टॉपिक तैयार करते हैं तो आप उन तमाम तर टेरिटरीज की बात करते हैं जो आपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ मुल्कों से लेकर अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाया है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर टेरिटरी है जो कि लुजियाना के नाम से फेमस है, ये टेरिटरी जो है ये जनाब परचेज की है थॉमस जेफरसन ने, और इसकी क्या जरूरत पेश आई और इसके क्या मुस्बत असरात साबित हुए उसको हम लोग जो है वो अभी डिस्कस करने लगे हैं। रशिया से ली थी? नहीं नहीं, फ्रांस से ली थी, वो अलास्का है अर्शिया। लुजियाना अमेरिका ने फ्रांस से परचेज किया था, अभी आगे आपको इसकी डिटेल बताते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट लुजियाना लिटिल बिट, थोड़ा सा हम लुजियाना के बारे में डिस्कस कर लें। वैसे तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है लुजियाना के बारे में, बट स्टिल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि लुजियाना बेसिकली लाइज बिटवीन मिसिसिपी एंड रॉकी माउंटेन्स ऑफ द वेस्ट। मैंने आपको बताया है कि ये वेस्टर्न टेरिटरी है, ये वेस्टर्न साइड पर है, इसीलिए जब आप वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन का टॉपिक करते हैं तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। सो इट लाइज बिटवीन मिसिसिपी एंड रॉकी माउंटेन्स ऑफ द वेस्ट, के जो वेस्ट की रॉकी माउंटेन्स हैं वो, और मिसिसिपी वैली वाली साइड से ये जो दरमियान में एरिया आता है दैट इज लुजियाना। और इनिशियली इट वाज इन द हैंड्स ऑफ फ्रांस। सबसे पहले इसके ऊपर कब्जा किसने किया था? फ्रांस ने। अब फ्रांस ने इसके ऊपर कब कब्जा किया था? फ्रांस ने इसके ऊपर उस टाइम पर कब्जा किया था जब फ्रेंच वेस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और आपको अच्छे से याद होगा कि जब मैंने आपको कॉलोनाइजेशन वाला टॉपिक कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो किन्होंने जो है वो कॉलोनाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद स्पेन आ जाता है, फिर स्पेन के बाद फ्रांस आ गया था, और फ्रांस के बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन आया था। तो जिस टाइम पर फ्रांस आया था, फ्रांस ने किन एरियाज पर कब्जा किया था? फ्रांस ने इस एरिया पर कब्जा किया था जो कि मिसिसिपी वैली वाली साइड पर आता है, और इसके सबर्ब्स में जो एरिया आता है फ्रांस ने यहाँ पर कब्जा किया था। सो मिसिसिपी वैली के थ्रू ही लुजियाना टेरिटरी वाज अंडर कंट्रोल ऑफ फ्रांस। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि कोई ट्रीटी साइन होती है इन बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, और उस ट्रीटी के नतीजे में जो लुजियाना है बेसिकली ये स्पेन के पास चली जाती है। और फिर उसके बाद एक और सारा सिनेरियो बिल्ड होता है, जिसके बाद स्पेन से अगेन फ्रांस ने इस टेरिटरी को अपने पास वापस ले लिया। और वो क्यों लिया कि किसी भी टाइम पर जब अमेरिका के ऊपर अटैक करने की जरूरत होगी तो हम इस टेरिटरी को यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू कि 1790s में when France asked for United States of America's help, then George Washington openly refused and he passed proclamation of neutrality, ताकि हम किसी भी जगह पर जो है वो इंटरफेयर ना करें, किसी भी जंग में पार्टिसिपेट ना करें। सो जेफरसन गॉट इट फ्रॉम फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के कंट्रोल में ये आ जाती है टेरिटरी। नाउ थर्ड पॉइंट इज जेफरसन गॉट इट फ्रॉम फ्रांस। जेफरसन ने इसको फ्रांस से खरीद लिया।
और उसके बाद कितने में खरीदा, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 15 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, ये 5 के साथ, 15 के साथ आप 6 जीरोस लगाएंगे तो 15 मिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है कि हमने ये देखना है कि आखिर को इसकी जरूरत क्यों पेश आई। देखें, सबसे पहली चीज है जी डिनायल ऑफ नेविगेशन राइट्स। जब आपको एक जगह से गुजरना है और वो जगह आपके लिए बंद कर दी जाए कि जी आप इस जगह से नहीं गुजर सकते, ये एरिया जो है ये आपके लिए नहीं है, तो आप फिर उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो डिनायल ऑफ नेविगेशन राइट्स की जहां पर हम बात करते हैं, तो स्पेन बैंड द वे टू ऑरलीन्स। जो ऑरलीन्स के थ्रू रास्ता था वो स्पेन ने यूएसए का बंद किया हुआ था। चूंकि मैंने आपको कल ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो भी पढ़ाई थी, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि स्पेन और अमेरिका जो थे उन्होंने अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लिया था। और ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो के ही अंडर जो है स्पेन ने अलाउ किया था ब्रिटिश सॉरी अमेरिकन शिप्स को कि वो ऑरलीन्स का रास्ता क्रॉस करके ग्लोबल ट्रेड जो है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो में स्पेन ने स्टार्ट में तो अलाउ कर दिया यूएसए को, बट लेटर ऑन दे डिनाइड द नेविगेशन राइट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन द यूएसए हैड टू फेस द प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग रूट्स। चूंकि वो यूएसए का एक ट्रेडिंग रूट बनता था, इसीलिए अब यूएसए को एक बहुत लंबा सफर करके और एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस से अपनी चीज वहां तक लेकर जानी थी। ठीक है, तो इस चीज के लिए यूएसए को इस एरिया की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो दे हैड टू एक्सपोर्ट मेनली बीफ, फर एंड इंडिगो। और आपको पता है कि जितना स्मॉलर रास्ता होगा उतनी ही ज्यादा ट्रेड भी फ्रेश रहेगी। और अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि बीफ अभी भी फ्रेश रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैड टू एक्सपोर्ट मेनली बीफ, फर एंड इंडिगो। बीफ, फर और इंडिगो, ये तीनों चीजें ये लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है। अभी हम लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों आखिर को जरूरी था लुजियाना परचेज करना। तो मैंने आपको नेविगेशन राइट्स का डिनायल बताया है कि इनका बीफ जो है वो फ्रेश नहीं रहता था, और इंडिगो और फर और ये जो चीजें लेकर एक्सपोर्ट करते थे अमेरिकन, वो रास्ता स्पेन ने बंद कर दिया हुआ था। और वो रास्ता बंद होने की वजह से ही ऐसा हुआ था कि बेसिकली अमेरिका को जरूरत पेश आई कि वो इस एरिया को परचेज करें ताकि वो अपनी ट्रेड एक्टिविटीज जो हैं उनको विदाउट एनी डिसरप्शन कैरी आउट कर सकें। अब सेकंड रीजन हमारे पास आता है कंटेनमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अगली चीज थी, वो उस चीज से बचने के लिए भी लुजियाना परचेज जरूरी था। फ्रांस गॉट दिस टेरिटरी फ्रॉम स्पेन टू कंटेन यूएसए। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रांस का क्या इंटरेस्ट था लुजियाना में। फ्रांस का बेसिक इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के ऊपर अटैक करना था इस एरिया के थ्रू। बट लेटर ऑन फ्रांस के प्लान्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और लुजियाना वाज नॉट अ यूजफुल टेरिटरी फॉर फ्रांस। फ्रांस के लिए लुजियाना एक यूजफुल टेरिटरी नहीं रहा था। इसलिए फ्रांस ने जो है वो सोचा, और अमेरिका ने भी सोचा कि इसको खरीद लेना और बेच देना बेहतर होगा। अच्छा जी, नाउ कम्स रेटिफिकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेटिफिकेशन का। जिस टाइम पर थॉमस जेफरसन ने ये डिसाइड किया कि मुझे लुजियाना टेरिटरी खरीदनी है, उस टाइम पर उसकी रेटिफिकेशन बहुत ही मुश्किल अमल बन गया। आपको मैंने पहले बताया था कि किसी भी चीज को पास करवाने के लिए क्या होता है कि आपको 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, या कोई भी चीज पास कराने के लिए, इवन अमेंडमेंट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कराने के लिए आपको जो है वो एक प्रॉपर प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ता है। आपको कंसेंट चाहिए होती है, आपको अपने जो अपोजिशन पार्टी होती है उसकी भी कंसेंट जो है वो दरकार होती है। तो हुआ क्या कि जिस टाइम पर जेफरसन ने डिसाइड किया कि वो ये टेरिटरी जो है वो खरीद रहे हैं, उस टाइम पर रेटिफिकेशन एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ गया। किसकी तरफ से? फेडरलिस्ट की तरफ से। Why it was like this? Because Federalists never wanted कि किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स का नाम हो
और वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के साथ अमेरिकन हिस्ट्री में जाने जाएं। सो फेडरलिस्ट नेवर वांटेड टू दिस टू हैपन, सो दे डिसएग्रीड। और उन्होंने प्रीटेक्स्ट क्या दिया, उन्होंने बहाना क्या बनाया, दे सेड दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है कि आप जो है वो किसी भी एरिया को ऐसे परचेज करें। ठीक है, सो जेफरसन प्रूव्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड परचेज दिस टेरिटरी लेटर ऑन। काफी अरसे बाद जाकर जेफरसन ने इस बात को जो है वो गलत साबित किया, और इस बात को गलत साबित करने के बाद जेफरसन ने कहा कि हम इस एरिया को और इस टेरिटरी को खरीद सकते हैं। जेफरसन सेड इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जेफरसन ने कहा कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है कि अ टेरिटरी कैन बी सोल्ड और बोट टू मेंटेन वार एंड पीस। किसी भी जगह पर अमन और जंग से बचने के लिए आपको अगर कोई टेरिटरी सेल करनी या खरीदनी पड़ती है तो वो एक वैलिड चीज है, अलोंग विद अ वैलिड रीजन। तो ये रीजन दिया जो है थॉमस जेफरसन ने इनको कि हम किस लिए ये टेरिटरी जो है उसको खरीद रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। आपको पता है कि एक जो है इशू ऑलरेडी कंट्रोल हो रहा था अमेरिका के इसके अंदर, सॉरी, इशू ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल वाज देयर। जो सबसे पहला इशू था वो ये था कि इफेक्टिवली इस टेरिटरी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस टेरिटरी को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसकी डिमार्केशन किस तरीके से की जाएगी। तो इट वाज अ लार्ज एरिया बेसिकली एंड इट्स डिमार्केशन वाज रियली रियली डिफिकल्ट। सो स्पेशल एक्सपेडिशन वाज सेंट बाय थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने अपना एक स्पेशल जो है वो एक्सपेडिशन तैयार किया जिसको लेवी एंड क्लार्क एक्सपेडिशन कहा जाता है, एंड दे डिमार्केटेड द बाउंड्रीज एंड इट वाज डिक्लेयर्ड कि जो ये एरिया है इसको अब किसकी मलकियत है, ये एरिया अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मलकियत बन गया है। यू कैन से दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द एनल्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। क्या चीज, लुजियाना परचेज के लिए ये कोटेशन जो है वो यूज कर सकते हैं आप लोग। अब हम इसके इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है दैट इज पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसके क्या आए कि सबसे पहले जब ये टेरिटरी खरीद ली गई तो इट अवॉइडेड वार विद फ्रांस। जब भी जो है फ्रांस और अमेरिका की जंग होने के बारे में सोचा भी बन जाता था तो इसको इसके थ्रू जो है वो हॉल्ट कर दिया जाता था आइडिया को कि अब लुजियाना परचेज जो है वो तो उनकी पावर है, अब हम लोग कैसे जाकर फिशरी करेंगे और कैसे जाकर इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कम्स नो स्पेनिश इंटरफेरेंस। किसी भी किस्म की स्पेनिश इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी। पहले आपको मैंने पढ़ाया है कि ओरलीन्स के थ्रू स्पेन ने रास्ता बंद किया हुआ था, फिर वो इंडियंस को कभी भेज देते थे कभी वापस बुला लेते थे, इस तरह का जो तमाशा है वो चलता जा रहा था। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स इसके क्या हुए लुजियाना परचेज के कि अब जो है इनको एक स्पेन के साथ किसी किस्म का भी जो है वो इंटरेक्शन इनका नहीं होगा और स्पेन का कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगा। देन कम्स वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। वेस्टवर्ड टेरिटरीज की तरफ जो है वो टिल्ट हो जाएगा अमेरिका का, और जो है एक प्रॉपर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की वेव जो है वो स्टार्ट हो गई और अमेरिका जो है वो एक्सपैंड करता चला गया। नेविगेशन इश्यूज सेटल्ड, और जो नेविगेशन के इश्यूज थे जो आपने मैंने आपको पहले बताया है कि डिमार्केशन जो थी बाउंड्री की, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो उसकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है। अच्छा जी, ग्रेट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ी फतह थी। दे हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स हैं वो इस तरह की भी कोई हरकत कर सकते हैं। देन कम्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो एग्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही जो है कारामद फैसला साबित हुआ लुजियाना परचेज का। और इट वाज अ फर्टाइल लैंड। आपको मैंने पहले बताया है कि इट सिचुएटेड बिटवीन रॉकी माउंटेन्स ऑफ द वेस्ट एंड मिसिसिपी वैली। तो ये इनके बीच में है और ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था, इसीलिए इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी ज्यादा थी। फर्टाइल लैंड की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा होगी,
क्योंकि वहां से उतना ही आपको जो है वो फल मिलेगा, उतने ही वेजिटेबल्स मिलेंगे, उतनी ही अनाज होगी, उतना ही ये सब कुछ जब होगा तो आप एक प्रॉपर वे में अपनी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चला सकते हैं, खास तौर पे उस दौर में जब आपका प्रेसिडेंट जो है ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम एग्रेरियन बैकग्राउंड। सो मोर ट्रेडिंग रूट्स, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग रूट्स मिल गए, ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल गए कि अब अमेरिका जो है वो हर जगह पर ऑलमोस्ट ट्रेड करने के काबिल हो गया था। देन कम्स नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। और इसके अलावा फॉरेस्ट टिम्बर, जाहिर है जो एक जंगल का एरिया है तो वहां से आपको टिम्बर मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, और वो टिम्बर जो है फिर आगे फर्दर जो है उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है, जैसा कि फर्नीचर हो गया, टेबल चेयर्स, इस तरह की चीजें हो गई, और फिर उसके बाद उनको अच्छी सी जगह पर एक्सपोर्ट किया जा सकता था। तो ये सारी चीजें जो हैं, these were the political and economic impacts of Louisiana Purchase. So this was all about today. I hope I have done justice with the topic. It is very interesting and very succinct topic, and you people are supposed to make your own notes, keeping in view both the books that I have shared with you in group as well. Take very good care of yourself. I'll see you people in IR class at exact 6 p.m. Thank you very much. Allah Hafiz.